हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला पार्ट मैंने अभी आपको दिखा दिया है पिछली क्लास में, लाइव क्लास में। ये सेकंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जिसमें हम कूलम्ब लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली इसका कूलम्ब लॉ क्या होता है। तो कूलम्ब लॉ जो होता है ना, कूलम्ब लॉ इज बेसिकली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। से सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ, इट आइडेंटिफाइज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना कि यहाँ पर मैं सपोज यहाँ पर दो चार्जेस लिए, जैसे सपोज एक मेरे पास यहाँ पर ये वाला चार्ज है, चार्ज बना लेते हैं। एंड दिस इज योर अनदर चार्ज, ठीक है। एंड दीज टू चार्जेस आर एक्चुअली सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जो कि सेंटर टू सेंटर इनका डिस्टेंस है, और वो मान लेते हैं हम, मैं आपको बताऊंगा। सपोज ये डिस्टेंस आर है। अभी कंडीशन क्या है इसमें, देखो यहाँ पर मेरे पास दो चार्जेस हैं। कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो फोर्स होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के काम आता है। अभी यहाँ पर मेरे पास दो चार्जेस हैं, दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस r। तो उसके केस में जो फोर्स जो लगती है, फोर्स का भी मैं डायरेक्शन आपको दिखा देता हूँ कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे लगता है यहाँ पे। So these two charges are separated by a distance r. So according to Coulomb's law, the force between the two charges वो repelling होती है, और this force is actually directly proportional to the product of the charges। पहली चीज according to Coulomb's law। दूसरा कि this force is inversely proportional to the square of the distance between these two charges। दूसरा ये, तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करते हैं ना, तो आपके पास आता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे यूजिंग 1 and 2, जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो आपके पास आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है एक्सप्रेशन फॉर द, दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर द कूलम्ब लॉ, क्योंकि F इज इक्वल टू जो फोर्स होती है बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज गिवन बाई Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, इजी। अब आगे चलते हैं ना। इजी सा एक्सप्रेशन था, कुछ था ही नहीं इसमें। अभी यहाँ पर क्या होता है, इसमें मैं कुछ चीजें और भी बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ना, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम होता है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम ओनली। पहला Q1 Q2 आप जानते ही हो, आर डिस्टेंस होता है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻12 टी स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कैलकुलेशन पर्पस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, विच इज 9 इंटू 10⁻9, और दिस इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट्स एंड डायमेंशन अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ये वैल्यूज याद होंगी।
ठीक है, तो ये बेसिक एक्सप्रेशन होता है फोर्स का। अब इसके स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि है ना, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऐसा बोलते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो वो क्यों होता है, वो चीज अपन अब डिस्कस करेंगे। अब इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस में क्या है, मान लेते हैं पहला केस है केस 1 कि मैंने Q1 को पॉजिटिव रखा है एंड Q2 को भी पॉजिटिव रखा है। तो उस केस में मेरे पास क्या होगा कि जो फोर्स होगी, फोर्स विल बी इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो जहां पर थी वही उसी डायरेक्शन में फोर्स रहेगी, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। या फिर अगर मैं एक और केस लेता, मान लेते हैं अगर सेकंड केस में ये लेता कि केस 2 में मेरे पास Q1 नेगेटिव है और अगेन Q2 भी नेगेटिव है। तो उसके केस में क्या होता कि Q1 Q2 जब दोनों ही नेगेटिव है, तो उसके केस में F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव ही आता है, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, अगेन Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ही हो जाएगा। मतलब जो एक्सप्रेशन पहले था ना, वही एक्सप्रेशन सेम हुआ है, इसमें कोई साइन का भी चेंज नहीं आया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि व्हेन लाइक चार्जेस या तो पॉजिटिव हो दोनों, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों केसेस में लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ फोर्स जो है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जिस डायरेक्शन में फोर्स ऐसे थी उसी डायरेक्शन में फोर्स रहेगी। अब दूसरा केस लेते हैं, केस 3 एंड केस 4। केस 3 इज Q1 is negative and Q2 is पॉजिटिव। इसके केस में जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे ना, तो फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, हुआ क्या, मेरे पास एक माइनस साइन आ गया, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। माइनस साइन बाहर आ गया, यानी कि फोर्स का जो मेरा एक्चुअल डायरेक्शन था ना, अब वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स हो गया है। अब जो मेरी फोर्स है वो इधर की तरफ आ गई है। सिमिलरली जो Q2 पर जो फोर्स थी राइट में, उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया है, वो फोर्स का डायरेक्शन अब इधर हो गया है। मतलब जो फोर्स रिपेलिंग थी ना, वो फोर्स अट्रैक्टिंग हो गई है, बिकॉज फोर्स में नेगेटिव साइन आ गया है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं एक और केस लेता जिसमें Q1 पॉजिटिव होता और Q2 नेगेटिव होता, तो उसके केस में जो फोर्स होती, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू आर स्क्वायर आ रहा है। मतलब अगेन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया है। जो नेचुरल डायरेक्शन जो था रिपेलिंग, उसकी बजाय उसने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है, तो अब जो फोर्सेज है वो अट्रैक्टिंग हो गई है। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन जो आता है वो ये है, इससे हमें रिजल्ट क्या पता चलता है, रिजल्ट ये पता चलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लाइक चार्जेस। इसीलिए इस कूलम्स लॉ की वजह से हमारे पास ऐसा होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये थी कूलम्स लॉ।
और इसके स्पेशल केसेस ये हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यूज भी याद रख लेना। इन दोनों वैल्यूज को मैं आपको बॉक्स कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, जिस क्वेश्चन आपको इसकी एप्लीकेशन पता चलेगी कि इस पर जेई के लेवल में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं करता हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब्स लॉ जो है वो ये है, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 10 मिलीग्राम आर सस्पेंडेड। इन दोनों का जो मास है, देखो ये दो स्फीयर्स है मेरे पास, इन दोनों का जो मास है वो 10 mg है, 10 mg सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय थ्रेड 0.5 मीटर लॉन्ग। मतलब ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड की जो लेंथ है वो है 0.5 मीटर। दे आर इक्वली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर बाय डिस्टेंस 0.2 मीटर। ये 0.2 मीटर से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इनका चार्ज क्यू है, ये क्यू क्यू चार्ज है। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर, द वैल्यू ऑफ ए विल बी, मतलब चार्ज ऑन द स्फीयर दिया हुआ है तो ए की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये दोनों इस तरह से यहाँ पर हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 0.1 मीटर होना चाहिए। ये एंगल थीटा है। तो मैं किसी भी एक को एनालाइज करूंगा, है ना, किसी भी एक को एनालाइज करूंगा, किसी भी एक स्फीयर को, और उसको एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फोर्सेस यहाँ पर क्या लगेंगी, एक तो mg मतलब 10 मिलीग्राम है, तो ये 10 इंटू 10⁻³ ये इसकी मास हो गई, और ये g mg लग रहा है। मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूँ। एक mg फोर्स है और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, क्योंकि इन दोनों के बीच की फोर्स है कूलम्ब्स लॉ वाली फोर्स, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से लग रही है। और एक फोर्स यहाँ पर टेंशन की वजह से लगेगी। तो इस टेंशन के हम दो कंपोनेंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। देखो अगर आपको ये कंपोनेंट निकालना नहीं आता है ना, तो एक 11वीं की क्लास का टॉपिक है ये, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे रिजॉल्व करते हैं। वेक्टर का रिजॉल्विंग है सिंपल। तो अगर मैं इस पे इक्विलिब्रियम यूज करूंगा ना, तो मेरे पास दो इक्वेशन बनेंगी। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, जो कि है q²/4πε0 इंटू 0.2 होल स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और दूसरी एक तो ये इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा, मतलब 1/2 करूंगा इक्वेशन 1, इक्वेशन, तो मेरे पास आएगा टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर बाई 4πε0 इंटू mg 0. होल स्क्वायर। टेन थीटा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ये 0.5 है, ये 0.1 है, तो ये हो जाएगा 1² प्लस x² इज इक्वल 5², x² इज इक्वल टू 24, x इज √24/10। ठीक है, तो यहाँ पर 224 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो। 224 में सिंप्लीफाई करूंगा तो 4.89 आएगा, तो ये 0.4 आ जाएगा, 0.4 है, जिसको मैं 0.4 लिख देता हूँ। तो टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 0.1/0.4 है, विच इज 1/4 इज इक्वल टू q²। 1/4 पाइप की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 लिख देते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ी थी। देखो मैंने बताया था ना, 1/4 पाइप ये होता है
और mg मास है मेरे पास कितना 10 मिलीग्राम, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, इन्होंने बोला हुआ है, इंटू 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये सब आप जब सॉल्व करोगे, देखो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 10⁻9, सॉरी मैं उल्टा उल्टा सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अब तो सिंपल सॉल्यूशन ही है, इक्वेशन बन गई ना बस। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻², 10⁻10², ये कैंसिल हो गया, 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 इंटू 10⁻9। हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू जो आएगी आपके पास, ये यहाँ पर वो आएगी 20/21 इंटू 10⁻−8। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी आपकी, तो मतलब ए की वैल्यू, ए का जो आंसर होगा वो 20 आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेना, ऐसी इक्वेशन बनेंगी और सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा ये कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो गया है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बाद, फील्ड क्या होती है और फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।